हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। एग्रीगेट डिमांड डज नॉट रेफर्स टू द डिमांड फॉर एनी पर्टिकुलर गुड। जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट का मतलब टोटल होता है, तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर गुड या सर्विस की बात हो रही है इन द मार्केट्स। इट रेफर्स टू डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ये सारी गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात हो रही है इकोनॉमी में जितने भी हैं। सो एग्रीगेट डिमांड इज ऑफन मेजर्ड विद द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ये एक अकाउंटिंग ईयर के पीरियड में मेजर किया जाता है। सो दैट इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। सो इसलिए ये एक फ्लो कंसेप्ट है। ओके, सो एग्रीगेट डिमांड कैन बी मेजर्ड विद रेफरेंस टू जर्नल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी एंड बी विद रेफरेंस टू द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल। दो तरीके से एग्रीगेट डिमांड को मेजर कर सकते हैं, एक जर्नल प्राइस लेवल से और दूसरा लेवल ऑफ इनकम से। बट हेयर इन +2 वी स्टडी एग्रीगेट डिमांड विद रेफरेंस टू लेवल ऑफ इनकम। हम आपके सिलेबस में जो क्लास +2 का सिलेबस है उसमें लेवल ऑफ इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो पेशेंसली और कंसंट्रेट होकर इसको अंडरस्टैंड करिए, ठीक है जी। सो एग्रीगेट डिमांड इज मेजर्ड नॉट एज अ सम टोटल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ गुड्स डिमांडेड इन द इकोनॉमी। इनफैक्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू डू सो। ये फिजिकल क्वांटिटी की टोटल को लेके नहीं आए, ठीक है। ये इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में कितना हुआ है इन टर्म्स ऑफ रुपीज, उसको गुड्स एंड सर्विसेज के टोटल एक्सपेंडिचर को हम कंसिडर करते हैं इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को लेने के लिए, मेजर करने के लिए। सो एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज expressed as what people wish to spend or what people plan to spend at different levels of income, never interpreted AD as what people actually spend। क्या people spend कर रहे हैं on purchase of goods and services in the economy। ओके जी, चलिए तो आगे हम डिस्कस करते हैं इसका एग्रीगेट का पूरा, इसका समअप क्या है ये बताता हूं मैं। सो एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट द पीपल plan to incur on the purchase of goods and services produced in the economy during the period of an accounting year corresponding to their different levels of income। ठीक है जी। सो AD schedule, so AD schedule is a table showing AD corresponding to different levels of income। AD schedule क्या होता है, वो एक टेबल होता है जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम को शो करता है। However, there is always सम मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, और कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड तभी रहती है जब आपकी इनकम जीरो होती है। Y इज डिनोटेड बाय इनकम। ओके जी। सो एट हायर लेवल ऑफ Y AD लैग्स बिहाइंड, और जैसे जैसे आपकी Y बढ़ती जाएगी AD पीछे रह जाती है, AD कम रह जाती है, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग इन अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है तो लोग कुछ उसमें से कुछ पोर्शन सेव करना शुरू कर देते हैं। तो Y को हम क्या मानते हैं यहाँ पे, इनकम, और AD का तो आपको पता है एग्रीगेट डिमांड या एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं वो आप, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको अंडरस्टैंड कराता हूँ। ये देखिए, जीरो पे हमारा कितना है 30, जीरो पे कितना है 30 डिमांड, क्योंकि या कुछ ना कुछ तो आप कंज्यूम तब भी करते ही हो जब आपकी इनकम जीरो होती है। तो 20 पे वो 35 हो गया। आप सोचोगे कि सर कैसे कर सकते हैं, तो बेटा इस केस में आप या तो अपनी सेविंग खा रहे हो या लोन लिया होगा, ठीक है, पर आप कंज्यूम तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हो ना। अब जैसे लॉकडाउन की बात करें, इनकम सबकी रुक गई थी, जीरो थी, तो तभी कंज्यूम तो हो ही रहा था ना, ठीक है जी। बहुत सारी चीज़ें गुड्स यूज़ हो रही थी, कंज्यूम हो रही थी, सोप्स हो रहे थे, टॉयलेट्स के सामान यूज़ हो रहे थे, किचन का सामान यूज़ हो रहा था, यूटेंसिल्स के सामान यूज़ हो रहा था, तो कुछ ना कुछ परचेज तो हो ही रही थी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, तो कंजम्पशन तो हो ही रही थी ना, चाहे इनकम जीरो भी थी। तो हम अपनी सेविंग को यूज़ कर रहे थे या क्रेडिट कार्ड्स यूज़ कर रहे थे या लोन्स ले रहे थे, ठीक है जी। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी तो हमारा कंजम्पशन का पोर्शन भी बढ़ता जाएगा, पर जिस रफ्तार से हमारी इनकम बढ़ती है उस रफ्तार से हमारी कंजम्पशन नहीं बढ़ती, क्योंकि हम सारी की सारी इनकम कंज्यूम नहीं कर लेते। उसका कुछ पोर्शन जैसे जैसे इनकम राइज होती जाती है हम सेव करना शुरू कर देते हैं। अंडरस्टूड? ओके जी। तो चलिए आगे बात करते हैं एडी कर्व। सो एडी कर्व क्या होती है? इट इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट शेड्यूल
ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है एग्रीगेट शेड्यूल की, शोइंग एडी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट लेवल्स ऑफ वाई इन द इकोनॉमी। ठीक है, इट टेंड्स टू स्लोप अपवर्ड, ये अपवर्ड स्लोप होती है इसकी, शोइंग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एडी एंड वाई। तो अब इसको देख के मैं आपको डायग्राम बना के दूंगा। ठीक है जी, मैं पहले भी बना के रख सकता था, लेकिन मैं आपके सामने ही बनाना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं कि हाउ वी ड्रॉ दिस डायग्राम। बहुत सिंपल डायग्राम है, लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज याद रखिए, आपको अपने टूल्स हमेशा अपने साथ रखने पड़ेंगे। ओके जी, तो अपने टूल्स को अपने साथ रखिए काम करने से पहले। ये हमारे शस्त्र हैं, औजार हैं, जिससे हमें या डायग्राम्स बनानी है नीट एंड क्लीन। तो हमें वाई एक्सिस पे क्या लेना है, वाई एक्सिस पे हमें क्या लेना बेटे, एग्रीगेट डिमांड, और एक्स एक्सिस पे हमें क्या लेना है, इनकम, क्योंकि इनकम को कॉरेस्पॉन्डेंसली दिखाना ना कि कितनी डिमांड बढ़ रही है। तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये मेरा आ गया एक वाई एक्सिस। जितना खुला खुला बना सकते हो वो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्रॉब्लम है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, तो ये आ गया हमारा। ओके, तो अब हमारा क्या है, ये इनकम हमने दिखानी है, इनकम दिखानी है। ये देखो इनकम हमारी 120 है, तो मैं यहाँ 10-10 का गैप लेके आगे चलता चाहता हूँ। तो 20-20 के गैप पे बना लेते हैं हम। ठीक है जी, क्योंकि हमने 20 का ही तो गैप लिया ना वहाँ पे। तो यहाँ पे ये 10 का आ जाएगा, यहाँ से थोड़ा और ब्रॉडर कर लो, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका आ गया 20, ये 40, ये 60, ये 80, 100, 120। ठीक है जी, 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12। ठीक है जी, ये आ गया हमारा 0, ये 20, ये मैंने 40 ले लिया, ये 60, ये 80, ये 100 और ये 120, एंड दिस इज एक्स एक्सिस। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ये हमारा है इनकम, इनकम वाई। ठीक है जी, जिसको हम जीडीपी भी बोलते हैं। ओके जी, ओवरऑल इकोनॉमी का है ना, तो इसलिए जीडीपी हुआ ना पूरे देश की इनकम। तो यहाँ पे हमें अब करना है कंजम्पशन का, मतलब एग्रीगेट डिमांड का। तो 30, 35, 40, 45 है, तो 5-5 के गैप से शुरू कर देते हैं, 10-10 के गैप से। तो यहाँ से आ जाइए आप, 10-10 का गैप, ये आ गया 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90, ये 100, चलो 110 भी ले लेते हैं, थोड़ा सा तो ऊपर हो जाएगा। ये वाई लिखेंगे नहीं, पर ले लेते हैं उसको ना। ठीक है, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और ये 110 ले लेता हूँ मैं। और यहाँ पे हमारा आएगा वाई एक्सिस पे एडी, एग्रीगेट डिमांड। तो चलिए अब ड्रॉ करते हैं, लेकिन ड्रॉ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमने एक ऑटोनोमस कंजम्पशन जो होती है वो इतनी मान के चल रहे हैं कि ये 10 है ही है। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आई, ये इतना तो आएगा ही आएगा। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर आप बुक भी सामने रखी हुई है तो एक हमने रेफरेंस के लिए 45 डिग्री की लाइन लगानी होती है। अब कुछ बच्चे यहाँ लगा लेते हैं, कुछ बच्चे यहाँ लगा लेते हैं ना, आप डी होती है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि हमें डी की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही हम कंपास से ड्रॉ करेंगे। तो फिर मैं एक सुजेशन ये देता हूँ कि आप ये लाइट सी लाइन, जैसे मैं लाइट लाइन लगा रहा हूँ, शायद आपको दिख भी नहीं रही, आपने भी ऐसे ही काम करना है। तो ये एक लाइन लाइट सी यहाँ पे लगा लीजिए पेंसिल के साथ। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका स्क्वायर। ओके बेटा, ये क्या बन जाएगा आपका स्क्वायर। तो अब उसके बाद इसको मिला लो, इस स्क्वायर को डायगोनली मिला लो, उससे क्या होगा, उससे आपकी ये अपने आप ऑटोमेटिकली 45 डिग्री एंगल पे आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर का तो 90 डिग्री का होता है ना बेटा। तो ये आपकी वो 45 डिग्री की आ गई। और उसके बाद इसको आप इरेज कर दो। उसके बाद क्या करो, आप इसको इरेज कर दो। वैसे भी बहुत लाइट थी, नज़र भी नहीं आएगी चेक करने वाले को। ठीक है जी, ओके। तो ये बन गया आपका 10 पे आपकी इन्वेस्टमेंट थी, और ये 45 डिग्री का आपका ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस वाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू एग्रीगेट डिमांड, इतना होना चाहिए। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये देखिए 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, तो इसको करते जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है जी। चलो छोटा स्केल पकड़ लो। तो यहाँ पे हम करेंगे इसकी बात। 20 पे कितनी थी, 0 पे तो हमारी इनकम कितनी है, 30। 0 पे इनकम हमारी एग्रीगेट डिमांड 30 है, हम यहाँ से शुरू करेंगे। और 20 पे कितनी आ रही है, 20 पे इनकम पे हमारा 35 आ रहा है, तो 35 तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा। ओके, और उसके बाद 40 पे कितनी है, 40 पे तो 40 ही है,
तो वो यहाँ रहेगी। ओके, और 60 पे कितनी है? 40 पे, तो 40 यहीं पे कट जाएगा ना, ये इसके साथ आ जाएगा 40 का। हाँ, उसके बाद 60 का कितना है बोलो? 60 पे कितना है हमारी इनकम? 45 की, तो यहाँ आ जाएगी 45, यहाँ आ गई। ओके, और उसके बाद क्या है? 80 पे, 80 पे क्या है? 80 पे हमारी 50 है। ओके, तो यहाँ पे लाइन साथ में यहाँ भी मैं रख लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा आगे ना चले जाएं हम। ये 50 आ गया, और उसके बाद ठीक है जी, ये ऐसे जाएगी। और 100 के, 100 पे कितना आ गया? ये 100 पे 55 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और 120 पे कितना है? 60 है, तो 60 तो हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये लाइन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा और इधर कर लो, थोड़ा और ऊपर चले जाओ, ये रहा, ठीक है जी। तो अब इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से मिला देता हूँ, तो ये हमारी लाइंस बन जाएंगी। ये 120 की लाइन है और ये 30 की लाइन है, ये बन गई, ठीक है जी। ये देखो, ठीक है बेटा, समझ लग गई आपको? तो ये हमारा क्या बना? कंजम्पशन। ये हमारा बना C+I, तो ये क्या आ गया हमारा? AD। ओके जी, क्लियर है? नीट एंड क्लीन बनानी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है, ताकि बार बार हमें इरेज ना करना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ उससे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारे पास दो तरह की इकोनॉमीज होती हैं। दो तरह की इकोनॉमी, एक तो क्लोज्ड इकोनॉमी है और एक ओपन इकोनॉमी है। और जो क्लोज्ड इकोनॉमी है वो 2 सेक्टर इकोनॉमी है, और 3 सेक्टर इकोनॉमी आगे उसमें दो तरह की आ गई। और जो 2 सेक्टर इकोनॉमी उसमें 2 सेक्टर्स होते हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक प्रोड्यूसर सेक्टर। और 3 सेक्टर इकोनॉमी में एक हाउस होल्ड सेक्टर, एक प्रोड्यूसर सेक्टर और एक गवर्नमेंट सेक्टर। ओके जी। और ओपन इकोनॉमी में क्या होता? हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड नेट एक्सपोर्ट, एक्स माइनस एम जिसको बोलते हैं हम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का डिफरेंस, ठीक है जी। ये कंपोनेंट को समझने के लिए हमें पहले इसको सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी था, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी था, हमें डिफरेंट सेक्टर्स किस इकोनॉमी में कितने होते हैं उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी था। अब हम आगे बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या है। तो कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड की अगर हम बात करें तो ये क्या आएंगे, मैं आपको बताता हूं। यहां पे ये देखिए, तो पहले हम बात करेंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी की। ओके, तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में हमारे पास 2 सेक्टर इकोनॉमी में हमारे पास क्या आएगा? हाउस होल्ड सेक्टर का एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड कंजम्पशन प्लस क्या आएगा बेटे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या प्रोड्यूसर का एक्सपेंडिचर है जो प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यहां भी एक्सपेंडिचर लिख लो क्योंकि दोनों का एक्सपेंडिचर ही तो ले रहे हैं ना। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। ओके, तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में कैसे आएगा? 3 सेक्टर इकोनॉमी में कैसे आएगा? 3 सेक्टर इकोनॉमी में आएगा एडी इज इक्वल टू हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और 4 सेक्टर इकोनॉमी में क्या आएगा? 4 सेक्टर इकोनॉमी में क्या आएगा? 4 सेक्टर इकोनॉमी में आ जाएगा, ये तीनों तो आएंगे, चौथा रेस्ट ऑफ वर्ड भी आ जाएगा, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, इसको भी ऐड कर लो। ठीक है जी, ये आपकी टोटल एग्रीगेट डिमांड बनेगी डिफरेंट सेक्टर्स में। ये 2 सेक्टर इकोनॉमी जिसमें क्लोज्ड इकोनॉमी है, और ये 3 सेक्टर में भी क्लोज्ड इकोनॉमी है, तो ये 2 क्लोज्ड इकोनॉमी वाले आ जाएंगे। ठीक है जी, और ये क्या आएगा, ओपन इकोनॉमी वाला 4 सेक्टर्स इकोनॉमी। ठीक है जी, चलिए ये तो हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे एग्रीगेट सप्लाई की। ओके, तो एग्रीगेट डिमांड हो गया, तो एग्रीगेट सप्लाई पे अब आ जाओ मेरे साथ आगे। यहाँ पे हमने डायग्राम बनाई थी, तो यहाँ अब एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे। सो एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? सो एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। It is identical with the flow of income. It is identical with the flow of income during an accounting year. A, S and Y therefore may treated as identical to each other. तो इसमें एक ही डायग्राम बनेगी और एक ही लाइन बनेगी। ठीक है, क्योंकि जितनी आपकी इनकम है उतनी ही एग्रीगेट सप्लाई आती है। ठीक है जी, इनकम एंड ये आ जाएगा एग्रीगेट सप्लाई। ओके जी, तो चलिए ये तो डायग्राम बहुत ईजी है, इसको तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ये तो बस ड्रॉ कर लो किसी तरह, सिंपल डायग्राम है। यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये पॉइंट इधर ले लो, ये पॉइंट इधर ले लो। ओके, तो ये इधर आ जाएगा, और यहाँ पे एक सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्वायर के फॉर्म में इसको बना लो पहले, और वो एक लाइन खींच लो, फिर उसको मिलाना आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर है। ओके, ये डायग्राम हमारी यहां से टच हो जाएगी, तो मतलब डायगनली लाइन काट लो, ये डायगनली लाइन हो गई, तो ये 45 डिग्री बन गया हमारा। ओके, तो अब इरेजर से हम इसको मिटा देंगे। इरेजर से हम इसको क्या करेंगे, मिटा दो इसको। अब कोई डी की या कंपास की ज़रूरत नहीं है 45 डिग्री एंगल को मेजर करने के लिए। तो अब जो चीज़ें यहाँ लिखनी है वो लिखो। ये क्या है, ए एस, ध्यान से, ये ए एस है, ये ए डी नहीं है, मतलब ये आ गया आपका वाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका क्या है, वाई इज इक्वल टू ए एस है। ठीक है जी, ये आपका बेंचमार्क बन गया। और इधर आपने क्या लेना है, वही आपकी फिगर्स यहाँ आ जाएंगी, यहाँ ले लो 20 40। ठीक है जी, तो ये आ गई आपके, फिर 120 तक जाने दो ना इसको, ये आ गया 20 यहाँ ले 20, ये 40, ये 60 80 100, और ये 120। उसी तरह 20 का गैप यहाँ ले लो, 20 10 20 30 40 50 60 70 80, चलो ये 20 का ले लो, 20 40 60 80 100 120। ठीक है जी, ये इस तरीके से आपका बन गया एग्रीगेट सप्लाई का। ठीक है बच्चे, समझ लग गई आपको? बस ये इस तरीके से बना लो, ये एग्रीगेट सप्लाई का आपका डायग्राम बन गया। हाँ, अब ये है कि ये ऐसे क्यों है, कि ये बराबर क्यों आता है, उसका मैं रीज़न आपको समझा देता हूँ। ठीक है जी, तो उसका रीज़न मैंने ये आपको अगले पेज पे समझा रहा हूँ, वहाँ तो डायग्राम बना दी, तो यहाँ से अंडरस्टैंड करिए। सो पहली बात है कि हमें ये देखना है कि आइडेंटिटी बिटवीन वाई एंड एस शोज दैट द प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी आर रेडी टू सप्लाई ऑल व्हाट दे विश टू प्रोड्यूस। कि प्रोड्यूसर हमेशा की यही कोशिश रहती है कि जो वो बना रहा है वो सारे का सारा बिक जाए, उसका कोई स्टॉक ना बचे। ठीक है जी, वाई डू प्रोड्यूसर विश टू सप्लाई ऑल दैट विश टू प्रोड्यूस? बिकॉज देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, क्योंकि हमेशा इकोनॉमी में कुछ ना कुछ एक्सेस कैपेसिटी होती ही होती है। अकॉर्डिंगली वेन एवर देयर इज अ राइज इन द डिमांड द प्रोड्यूसर रिस्पॉन्डेड टू द प्लानिंग एंड इक्वल राइज इन सप्लाई। जैसे डिमांड बढ़ती है तो उतना ही वो क्या करता है, सप्लाई बढ़ा देता है, क्योंकि हमेशा उसके पास एक्सेस कैपेसिटी इकोनॉमी में होती है। सो दैट देयर एक्सेस कैपेसिटी इज यूटिलाइज, ताकि उसकी एक्सेस कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाए। वाई शुड वी प्रिज्यूम दैट देयर इज एन एक्सेस कैपेसिटी? हम ये क्यों अज्यूम करते हैं कि हमेशा कि एक्सेस कैपेसिटी होगी ही होगी? बिकॉज इट इज द बेसिक अजम्पशन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल गिवन बाय केन्स। क्योंकि ये जो थ्योरी है वो केन्स द्वारा दी हुई है, उसका ये एजम्पशन है कि देयर इज ऑलवेज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। तो स्टूडेंट्स
इसी के साथ यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंजम्पशन फंक्शन कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कंजम्पशन फंक्शन। तो इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया हुआ, ठीक है जी। तो अगली वीडियोस देखते रहिए, मैं आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। आप नोट्स बना लीजिए यहाँ से और रिवीजन भी कर लेना। ओके जी, डन।